फिर अगर आपको दिक्कत हो तो पूछ लेना, है ना। ठीक है, तो चैप्टर हमारा जो अभी कंप्लीट हुआ है, चैप्टर नेम था वर्क, एनर्जी, पावर। ये चैप्टर हमने स्टडी किया है, चैप्टर 6 है आपका। ठीक है, क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर 6, वर्क एनर्जी पावर। वर्क एनर्जी पावर में सबसे पहला जो फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो वर्क का ही फॉर्मूला है। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स और डॉट प्रोडक्ट होता है डिस्प्लेसमेंट का। वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स और डॉट प्रोडक्ट होता है डिस्प्लेसमेंट के साथ। ठीक है, इसको जब हम ओपन अप करते हैं तो ये बन जाता है एफ एस कॉस थीटा। W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। इसमें अगर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो, 0 डिग्री मतलब, अच्छा थीटा क्या होता है, थीटा इज अ एंगल बिटवीन फोर्स अप्लाइड एंड डिस्प्लेसमेंट। जिस डायरेक्शन में बॉडी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बॉडी का, वो और जो फोर्स आपने लगाया वो, उन दोनों के बीच का जो एंगल है, वो एंगल कितना है, थीटा। समझ में आई बात। तो अगर थीटा 0 डिग्री हो तो W इज इक्वल टू होता है प्लस एफ एस। इसको बोलते हैं पॉजिटिव वर्क डन। पॉजिटिव वर्क डन कब होता है, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या हो, सेम हो, तो पॉजिटिव वर्क डन होता है। अगर थीटा इजिकल टू हो जाए आपका 180 डिग्री, 180 डिग्री मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट है एक दूसरे से। ठीक है, तो उस केस में W इजिकल टू कितना आएगा, माइनस एफ एस, क्योंकि कोस 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, माइनस होती है। तो इस केस में जो वर्क डन होता है उसको बोला जाता है नेगेटिव वर्क डन। ठीक है, तीसरा है जीरो वर्क डन कब होगा, जीरो वर्क डन कब होगा, जब थीटा इजिकल टू 90 डिग्री होगा। तो थीटा इजिकल टू 90 डिग्री होने पर वर्क डन कितना हो जाएगा, जीरो। ठीक है, इसका यह मतलब हुआ वर्क और डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक दूसरे से 90 डिग्री पर है। ठीक है, जैसे हम एक एग्जांपल आपको बताए थे यहीं पर ही, ताकि समझने में आसानी हो, कि एक ब्लॉक रखा हुआ है, इस ब्लॉक पे आपने फोर्स अप्लाई करा F, और इसकी वजह से इसकी डिस्प्लेसमेंट हो गई S। ठीक है, ये S डिस्प्लेसमेंट हो गई, यहां से यहां तक ले रहा हूं मैं, मान लो। तो इस केस में वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स है ये F, तो अप्लाइड फोर्स की वजह से कितना वर्क डन हुआ, तो उसको निकालोगे W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। तो देखो F जो है वो आपका अप्लाइड फोर्स है, अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम है, तो इसलिए इससे जो वर्क डन होगा वो आपको कैसा होगा, पॉजिटिव वर्क डन होगा। ठीक है, इसी केस में अगर हम ये ले लें कि भाई इसमें फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, अगर हम यहाँ पर ये निकालें कि वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स, कि फ्रिक्शन फोर्स की वजह से कितना वर्क डन होगा, तो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से जो वर्क डन होगा उसमें आपको क्या लेना पड़ेगा, फ्रिक्शन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। तो फ्रिक्शन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है वो कितना है, 180 डिग्री है। तो वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसी तरीके से अगर मैं देखूं तो इसका वेट जो है वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा mg। W इजिकल टू mg क्या हो गया, इसका वेट हो गया। अब आपसे कहें कि बॉडी डिस्प्लेस हो रही है, यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इसका एस डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो वर्क डन बाय द वेट कितना है, ये इसकी ग्रेविटी की वजह से कितना वर्क डन हुआ, तो ग्रेविटी की वजह से जो वर्क डन होगा कितना होगा, जीरो होगा, क्योंकि इनके बीच का जो एंगल है डिस्प्लेसमेंट और ये जो वेट है इसके बीच का जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री है। तो इस तरह से आप ये तीनों एग्जाम्पल समझ सकते हो कि वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स तो क्या होगा, पॉजिटिव वर्क डन होगा, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, नेगेटिव वर्क डन होगा, और वर्क डन बाय द ग्रेविटी कितना होगा, वो जीरो होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये वर्क डन के फॉर्मूले हैं। फर्स्ट थिंग तो ये समझ लेना आप। सेकेंड थिंग हम आ जाते हैं एनर्जी पे, वर्क डन के फॉर्मुलेज है। ठीक है, एनर्जी की जहां तक बात करी तो पहला फॉर्मूला जो बेसिक फॉर्मूले है पोटेंशियल एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh होता है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर होता है। ठीक है, टोटल एनर्जी किसी की होगी, टोटल एनर्जी बॉडी की हो क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एनर्जी पर अगर अपन आ जाए हैं तो एनर्जी के लिए जो एनर्जी में अपने पास फॉर्मूले थे, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh था, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर, और टोटल एनर्जी जो थी वो क्या थी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, हमको ये भी ध्यान रखना है पोटेंशियल एनर्जी कैसे आती है किसी बॉडी की, तो पोटेंशियल एनर्जी आती है बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन, एलिवेशन और कन्फिग्रेशन। किसी भी बॉडी की पोजीशन, एलिवेशन और कन्फिग्रेशन की वजह से जो एनर्जी होती है वो क्या कहलाती है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। ठीक है, किसी बॉडी को आप उठाते हो, किसी बॉडी को अपन लिफ्ट करते हैं, तो लिफ्ट जब आप उसको करोगे किसी हाइट तक, सरफेस से किसी हाइट तक, तो अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स हमको वर्क डन करना पड़ता है। तो अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स जो वर्क करते हैं वो कहलाती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो मान लो किसी बॉडी को मैंने सरफेस से h हाइट तक लिफ्ट करा,
तो h हाइट तक लिफ्ट करने में जो वर्क डन हुआ है अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, वो इसकी क्या होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, mgh। इसी तरह से स्प्रिंग के लिए अगर लिखे जाए, स्प्रिंग के लिए कौन सी होती है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है वो कहता है हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है किसकी, स्प्रिंग की। ठीक है, या जो भी इलास्टिक बॉडी है उसकी। तो यहाँ आ जाते हैं, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी बिकॉज ऑफ इट्स मोशन, मोशन की वजह से जो उसमें एनर्जी होती है वो उसकी क्या कहलाती है, काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कहता है हाफ एम बी स्क्वायर। टोटल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब ये टोटल एनर्जी ध्यान रखना, ये टोटल एनर्जी किसकी बात कर रहे हैं अपन, मैकेनिकल एनर्जी की। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पर कितनी हो गई, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, समझ में आ गया। तीसरा जो आपको ध्यान रखना है, तीसरा क्या याद रखना है, वो है एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। तीसरा इंपॉर्टेंट जो कि न्यूमेरिकल में काम आएगा वो आएगा एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। तो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ क्या कहता है, द टोटल एनर्जी ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कंजर्व। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, टोटल एनर्जी ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम, जैसे मान लो टोटल मैकेनिकल एनर्जी 1 और टोटल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी 2, तो टोटल एनर्जी, ठीक है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कंजर्व, यही एनर्जी कंजर्वेशन लॉ होता है, जो कि आपको याद रखना है, मैंने प्रूफ भी करा रखा है डिटेल में। ठीक है, समझ में आई बात। सो और एनर्जी कंजर्वेशन लॉ का क्या स्टेटमेंट है, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ आपको आता ही है, मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ इससे पहले वाला जो चैप्टर है हमने उसमें स्टडी करा है, तो यहाँ पर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ भी काम आएगा। मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ क्या होता है वो भी लिख देता हूं, चलो यहाँ पे, मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ। मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ क्या कहता है, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग, कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम जिसपे कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है, उसका जो टोटल मोमेंटम है वो क्या रहता है, कंजर्व रहता है। यानी कि इनिशियली जो मोमेंटम होगा, टोटल मोमेंटम की बात कर रहे हैं, इनिशियली जो टोटल मोमेंटम होगा वो फाइनल टोटल मोमेंटम के बराबर होगा। ये मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ होता है, ये हमारे अभी काम आएगा न्यूमेरिकल जब हम करेंगे। ठीक है, तो ये मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ हो गया आपका। फिफ्थ में यहीं पर ही आपको पावर की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो पावर जो है, एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज पावर की बात करें अपन तो रेट ऑफ डूइंग वर्क, डब्ल्यू बाई टी, डब्ल्यू बाई टी पावर का फॉर्मूला होता है। ठीक है, और इसी को एक और फॉर्मूला इसका क्या होता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी। ठीक है, तो बेसिकली यही फॉर्मूले हैं, बेसिक फॉर्मूले हैं, इन्हीं से आपके अधिकतर न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आज हम एक थोड़े बेसिक से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कल थोड़े और अच्छे क्वेश्चन करेंगे। 2 शीट सॉल्व कराऊंगा मैं, और शीट्स की सॉफ्ट कॉपी आपको मैं मेल कर व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करा दूंगा। कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस में करा रहा हूँ जो थोड़े डिफिकल्ट है, और बाकी क्वेश्चंस आपको खुद को अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, आप लोगों को ट्राई करना है, और जो भी आपकी क्लास में पढ़ाया जा रहा है, जो भी हम स्टडी कर रहे हैं, वो सब इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। हर एक चीज जो भी डिस्कस हो रही है वो सब इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप। ठीक है, तो यहाँ तक फॉर्मूले समझ में आ ही गए आपको। तो कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं हम। ठीक है, अच्छा, एक टॉपिक और कराया था हमने लास्ट में, उसका भी मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। सिक्स्थ हमने एक टॉपिक कराया था कॉलिजन। ठीक है, कॉलिजन हमने टॉपिक कराया था। तो कॉलिजन के अंदर फर्स्ट तो हमने कराया था इलास्टिक कॉलिजन। ठीक है, तो इलास्टिक कॉलिजन क्या होता है, जिसमें कि मोमेंटम एंड एनर्जी कंजर्व, ये ध्यान रखना, मोमेंटम और एनर्जी कंजर्व रहते हैं इलास्टिक कॉलिजन के अंदर। ठीक है, और इलास्टिक कॉलिजन के लिए जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है उसकी वैल्यू होती है 1। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला ही बता दूंगा मैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। कॉलिजन ने स्टडी करा था, ठीक है, तो कॉलिजन में एक पढ़ा था हमने इलास्टिक कॉलिजन। इलास्टिक कॉलिजन क्या होता है, जिसमें मोमेंटम और एनर्जी क्या रहते हैं, कंजर्व रहते हैं, और उसके लिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, ध्यान रखना। दूसरा हमने पढ़ा था इनइलास्टिक कॉलिजन। अभी इनइलास्टिक कॉलिजन में हम बात कर रहे हैं परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन, जो मैंने लास्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस करा है। परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन लास्ट क्लास में डिस्कस करा था, जिसमें कॉलिजन के बाद बॉडीज आपस में चिपक के चलती है। ठीक है, तो इस केस में आपको ध्यान रखना है कि मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा,
क्या होगा, मोमेंटम कंजर्व, मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा बट एनर्जी का क्या होगा, लॉस, बट एनर्जी लॉस, एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी, ये ध्यान रखना है आपको। इलास्टिक कॉलिजन में मोमेंटम भी कंजर्व है, एनर्जी भी कंजर्व है। इलास्टिक कॉलिजन में मोमेंटम तो कंजर्व है बट एनर्जी का क्या होता है, लॉस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ई की जो वैल्यू है, ई की वैल्यू कितनी थी, 0। ई क्या होता है, कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ठीक है। सेवेंथ जो फॉर्मूला है आपको ध्यान रखना है वो है अब इसकी पिक ले लेना आप, ठीक है, इसकी पिक ले लेना, यही फॉर्मूले हैं, इनको अच्छे से पढ़ लेना, मैक्सिमम क्वेश्चन इन्हीं से ही हो जाएंगे आपके सॉल्व। आगे है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर होता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, यानी कॉलिजन के बाद की बात है ये, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ये क्या होता है आपका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है। इसका फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया हुआ है कि E इज इक्वल टू क्या होता है, V2 माइनस V1 डिवाइड बाय U1 माइनस U2। ध्यान रहेगा, दिस इज फॉर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये भी फॉर्मूले, अब है ना, इनकी पिक जरूर ले लेना आप। मैंने सारे फॉर्मूले बोर्ड पे बता रहा हूँ आपको, कि कोई बॉल है, उसको H0 हाइट से यहाँ से ड्रॉप किया, H0 हाइट से ड्रॉप किया, और ड्रॉप होने के बाद ये वापस कितनी हाइट तक रिबाउंड होगी, मान लो ये H1 हाइट तक रिबाउंड हो रही है, तो ये फर्स्ट रिबाउंड है, इसका फर्स्ट रिबाउंड है, मान लो H1 हाइट तक रिबाउंड हो रही है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू H1 डिवाइड बाय H0 और इसकी पावर 1/2, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट रिबाउंड का फॉर्मूला है, ये मैंने डिराइव भी करा के बता रखा आपको लास्ट क्लास में, आप वहां से देख सकते हो। तो ये तो फर्स्ट रिबाउंड है, पर आप कभी टेनिस की बॉल लो, टेनिस की बॉल लेके छोड़ो, तो टिप 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 करते करते, है ना, हाइट कम होती जाती है ना उसकी धीरे धीरे, तो उस केस में मान लो एन रिबाउंड हो रहे हैं, मान लो एन रिबाउंड हो रहे हैं, ठीक है। तो एन रिबाउंड हो रहे हैं, तो एन रिबाउंड के केस में क्या होगा, यहाँ पर एन आ जाएगा और यहाँ पर एन आ जाएगा, ठीक है, और ये फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन में इसी तरीके के क्वेश्चन बनते हैं आपसे, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन में इस तरीके के ही क्वेश्चन आते हैं कि आपसे पूछता है कि भाई उसको किसी हाइट से ड्रॉप किया इनिशियली, बताओ कि 4 रिबाउंड के बाद कितनी हाइट हुई इसकी, या 6 रिबाउंड के बाद कितनी हाइट हुई। तो यहाँ पर एन की वैल्यू लिख देना, नंबर ऑफ रिबाउंड, यहाँ पर एन क्या है, नंबर ऑफ रिबाउंड, यहाँ पर एच एन क्या है, हाइट अटेन्स आफ्टर एन रिबाउंड, और एच नोट क्या है, इनिशियल हाइट, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये मिल जाएगा, तो इसके आप लोग पिक ले लो, ठीक है, ये सारे फॉर्मूले हैं, इसकी पिक ले लो आप, ठीक है। तो इसी पे बेस्ड हमको न्यूमेरिकल अभी करने हैं, न्यूमेरिकल आपको कराऊंगा मैं, ठीक है, सकता है, ठीक है, चाहे मैं आईआईटी का ही क्वेश्चन करा दूं तो आपको वो भी करना पड़ेगा। ये शीट में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, अभी व्हाट्सअप कर दूंगा, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर। तो एक बॉल है, पहले डायग्राम थोड़ा सा बना लेते हैं ताकि क्वेश्चन समझ में आ जाए। यहाँ पर एक बॉल है, उसको ड्रॉप किया, ठीक है, कितनी हाइट से ड्रॉप किया है, 10 मीटर से, ठीक है। मान लो ये फर्स्ट पॉइंट था इसका, ये सेकंड पॉइंट है, ठीक है। सो अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट 10 मीटर, इफ द एनर्जी ऑफ द बॉल रिड्यूस्ड बाय 40%। तो मान लो यहाँ पर एनर्जी उसकी E1 थी, यहाँ पर एनर्जी E2 है, तो E2 जो होगी वो क्या होगी, 40% रिड्यूस हो गई, इसका 40, ये जो E1 एनर्जी थी इसका 40% रिड्यूस हो गया, तो बचा कितना, 60%, 60% बचा ना भाई, समझ में आया। ये एनर्जी का 40% रिड्यूस हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो E2 अपना कितना बचा, 60% ऑफ E1 बचा, क्लियर है ना। दे आफ्टर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड द बॉल विल रिबाउंड टू, अब ये कह रहा है कि फिर अगर यहाँ पर इतना, फिर ये रिबाउंड जब होगी तो कितनी हाइट अचीव करेगी। तो मान लो यहाँ से जब ये रिबाउंड हो रही है तो कितनी हाइट अचीव कर रही है, एच हाइट अचीव कर रही है, ये 2 वाला ही पॉइंट है, और 2 वाले से कहां तक रिबाउंड हो गई, ये 3 तक रिबाउंड हो गई। क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन है, क्लियर हुई बात।
पहले उसको ड्रॉप करा। अच्छा, अब ये बॉल जब यहाँ पर होगी E1, तो E1 पर इसकी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, mgh। जब वो इस पोजीशन पर होगी, इस हाइट पर, तो उसके पास जो एनर्जी होगी वो कौन सी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, ओनली काइनेटिक एनर्जी तो होगी नहीं। तो E1 बराबर, E1 हमारा आएगा, h की वैल्यू कितनी है, 10 है, तो ये आ जाएगा 10 mg। ये हमारा आ गया E1। यहाँ से E2 निकाला जाए, E2 60%, यानी 60/100, ठीक है, 60% ऑफ E1 यानी कि 10 mg। ठीक है, इसको कैंसिल कर दो, तो E2 कितना आ गया आपका, 6 mg। तो ये आ गया E2 इजिकल टू 6 mg। अब ये E2 एनर्जी है, यहाँ पर E2 एनर्जी है, ये E3 एनर्जी। ठीक है, अब ये इस एनर्जी के साथ यहाँ अगर अपन एनर्जी कंजर्वेशन लो लगाएं, तो ये E2 बराबर कितना हो जाएगा, E3। मान लो ये H हाइट अचीव कर लेता है यहाँ पर, तो ये H हाइट जो इसने अचीव करी, तो यहाँ पर इसके पास कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh खाली। ठीक है, तो इस वाले में अगर हम लगाएं, यहाँ पर अगर मैं लगा दूं कि भाई E2 इजिकल टू E3, तो E2 कितना आपका 6 mg है, E3 कितना आपका mgh है, m से ये कैंसिल कर दो, तो h इजिकल टू कितना आ जाएगा आपके पास, 6 मीटर। ठीक है, तो h जो रिबाउंड होके वो आएगा, वो कितना आ जाएगा, 6 मीटर। समझ में आ रही है नहीं आ रही बात, समझ में आ रही नहीं आ रही, क्वेश्चन समझ में आया। ठीक है, इस तरह से आपको सॉल्व करना है। देखो उसने क्या करा, 10 मीटर की हाइट पर जब वो थी, तो उसके पास क्या होगी, ओनली पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, E1 निकाला मैंने, तो H की वैल्यू 10 रख दी, तो 10 mg हो गई। अब वो कह रहा है कि E2 जो है 40% एनर्जी इसकी लॉस हो गई, तो 40% इसकी लॉस हो गई, तो कितनी बची, 60%। तो E2 बराबर कितना, E2 इजिकल टू कितना आ जाएगा, 60% ऑफ E1 आ जाएगा। तो E2 निकाला मैंने, तो E2 कितना आ गया, 6 mg। अब इस एनर्जी के साथ ये रिबाउंड होती है, और मान लो एच हाइट अटेन कर लेती है, यहां से रिबाउंड होके एच हाइट अटेन कर लेती है। ठीक है, तो 3 पॉइंट पे जो इसकी एनर्जी होगी कौन सी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो E2 को किसके बराबर कर दिया हमने, E3 के बराबर कर दिया, तो आपका आंसर कितना आ गया, 6 मीटर। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट सॉल्व कराऊंगा ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर हो सके। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये आंसर आ जाएगा, यहाँ पर 6 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अभी तो मैं क्वेश्चन रीड करके बता रहा हूँ आपको, है ना, फिर ये प्रोवाइड करा दूंगा, और चाहो तो आज आज नाइट तक मैं आपको इसका एडिटेड वीडियो भी दे दूंगा। ठीक है, एडिटेड वीडियो अगर आप देखना चाहो तो वो एडिटेड वीडियो देख लेना, उसमें क्वेश्चन भी आते रहेंगे स्क्रीन पर ही। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अ कार वेइंग 500 किलोग्राम वर्किंग, पहले हम लिख लेते हैं, अ कार वेइंग 500 किलोग्राम। तो कार है, उसका मास दिया हुआ है आपको 500 किलोग्राम। ठीक है, वर्किंग अगेंस्ट अ रेजिस्टेंस ऑफ 500 न्यूटन। तो रजिस्टिंग फोर्स है, रजिस्टिंग फोर्स कितना दिया हुआ है आपको, 500 न्यूटन। ठीक है, एक्सिलरेट्स फ्रॉम रेस्ट टू 20 मीटर पर सेकेंड। तो वो एक्सिलरेशन कर रही है रेस्ट से, तो रेस्ट तो जीरो कर दो, और वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी उसकी कर दी 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक्सिलरेट फ्रॉम रेस्ट टू 20 मीटर पर सेकेंड इन 100 मीटर। तो 100 मीटर भी डिस्टेंस कवर कर रही है, तो एस इजिकल टू आपको दे रखा है 100 मीटर। ठीक है, ये वैल्यूज गिवन है आपको। द वर्क डन बाय द इंजन ऑफ द कार, तो आपको निकालना है कि व्हाट इज द, हमको फाइंड आउट करना है वर्क डन बाय इंजन ऑफ अ कार। ठीक है, ये चीज हमें फाइंड आउट करनी है। तो वर्क डन का फॉर्मूला तो आपको आता ही है। ठीक है, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, वर्क डन इजिकल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब ये एस। ठीक है, बट ये एफ ध्यान रखना, इसमें एफ क्या है, एफ है इंजन, ई इंजन जो फोर्स लगा रहा है वो है। ठीक है, तो अगर अपन इस कार का एक छोटा सा डायग्राम बना के देखें इस तरह से, ठीक है, तो इंजन का फोर्स तो इधर लग रहा होगा, इंजन जो फोर्स लगा रहा हो तो इस डायरेक्शन में होगा, फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन ये होगी। ठीक है, और इस वजह से ये एक्सेलरेट कर रहा है, और कितने तक एक्सेलरेट कर रहा है, 100 मीटर तक डिस्टेंस ये एक्सेलरेशन करके 100 मीटर की जो भी है डिस्टेंस ये कवर कर रहा है। ठीक है, इस तरह से। तो ये आपके पास क्वेश्चन है, और इसमें इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है आपकी 0 है, और फाइनल वेलोसिटी दे रखी है 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, पहले तो इसका एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन कैसे आएगा, बहुत सिंपल है। ठीक है, आपको v दे रखा है, u दे रखा है ना, तो एक्सेलरेशन के लिए s भी गिवन है। ठीक है,
तो क्या लगा दे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगा देते हैं इसके अंदर। ठीक है, वी स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर, यू स्क्वायर मतलब 0, 2 एक्सेलरेशन अपन को पता करना है, एस कितना है आपका 100 है। तो यहाँ से अगर मैं ए पता लगाना चाहूँ तो ये आ गया 20 इंटू 20 तो ये आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा 2 इंटू 100, तो इससे कैंसिल कर लो, 2 से 2 कैंसिल कर लो, तो एक्सेलरेशन आ गया आपके पास 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो गया बेटा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई क्वेश्चन हो आपको दिक्कत आ रही हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो एक्सेलरेशन कितना हुआ आपका, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन हुआ। अगर मैं नेट फोर्स न्यूटन सेकंड लॉ लगा दूं, तो न्यूटन सेकंड लॉ आपने लास्ट चैप्टर अपन ने आपको पढ़ाया है, न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। होता है नहीं होता? मैं ये सब मेहनत क्यों कर रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ कि कैसे भी मेरे को ये मिल जाए, इंजन का जो फोर्स है वो मिल जाए, जिसकी वजह से ये जो है एक्सेलरेट हो रही है, मुझे कैसे भी ये एफ ई मिल जाए। जैसे ही एफ ई मिल गया वो यहाँ रख दूंगा, एस तो ऐसे ही वर्क डन निकल जाएगा। इसलिए हम ये सारी मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो नेट फोर्स की अगर बात करी जाए तो नेट फोर्स क्या होगा, यहाँ देखो एफ ई इंजन का फोर्स माइनस फ्रिक्शन फोर्स, एफ ई माइनस एफ। ठीक है, और मास इंटू एक्सेलरेशन, यही होगी ना इक्वेशन। लास्ट भाई बहुत क्वेश्चन कराए मैंने लास्ट चैप्टर में आपको फोर्स वाले में, तो ये तो बहुत इजी सा काम है। ठीक है, यहाँ से आपको निकालना है एफ ई, तो एफ ई इजिकल टू क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन प्लस एफ। तो मास कितना आपका देखो 500 किलोग्राम, 500 एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना आया अपने पास 2 आया, तो इंटू 2 कर दिया, प्लस स्मॉल एफ फ्रिक्शन कितना दे रखा है आपको 500 दे रखा है। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 1500 न्यूटन। 1500 न्यूटन आ गया आपका इंजन का फोर्स, इंजन ने जितना फोर्स लगाया वो आ गया आपका 1500 न्यूटन, जिसकी वजह से कि ये एक्सेलरेट हो रहा है, कार एक्सेलरेट हो रही है। ठीक है ना, वर्क डन निकालना है आपको, तो वर्क डन का देखो एरा फॉर्मूला, तो वर्क डन इज इक्वल टू कितना होगा, ये फोर्स ये कितना आपका 1500, ठीक है, और इंटू डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है वो 100, तो ये आ गया 100, ये आ गया 15 इंटू 10 पावर 1 2 3 4 10 पावर 4, या आप लिख सकते हो 1.5 इंटू 10 पावर 5 जूल। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा वर्क डन। कुछ भी आपको क्वेश्चन करना हो आप मैसेज बॉक्स में मैसेज कर दो या बोल दो, मुझसे पूछ लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बेसिक से क्वेश्चन है जो आपको आने चाहिए, और 10th क्लास में आपने इतने अच्छे यानी इस लेवल तक न्यूमेरिकल सॉल्विंग करी नहीं है, तो आपको आदत डालनी पड़ेगी प्रॉब्लम सॉल्विंग की भी, ताकि कैलकुलेशन भी सीखो, सॉल्व करना भी आप सीखो। आगे नंबर 3 ध्यान से सुनना, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है ना। इसमें दिया हुआ है द हार्ट ऑफ अ मैन पंप्स 4000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। तो 4000 सेंटीमीटर क्यूब मतलब आपको वॉल्यूम दिया हुआ है, मैं कैपिटल वी लिख रहा हूं, 4000 सेंटीमीटर क्यूब। 4000 सेंटीमीटर क्यूब को अगर हमें बदलना हो मीटर क्यूब में, ठीक है, तो कैसे बदलोगे, तो मैं आपको कन्वर्जन बता देता हूं, जिनको दिक्कत होती हो। एक 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां से आपको 1 सेंटीमीटर निकालना है, तो 1/100 मीटर हो जाएगा, या आप लिख सकते हो 10⁻⁻² मीटर। ठीक है, जिनको दिक्कत होती है कन्वर्जन में उनके लिए बता रहा हूं मैं। तो 1 सेंटीमीटर की जगह 4000, तो ये आ गया 1 सेंटीमीटर की जगह हम रख दें 10⁻⁻² का क्यूब, और मीटर जो है वो मीटर क्यूब हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 4000। आगे से डायरेक्ट करना, ठीक है, डायरेक्टली ध्यान रखना कि भाई ऐसा होता है। तो ये तो वॉल्यूम दे दिया आपको 4000 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। आगे पढ़ते हैं, थ्रू द आर्टरीज पर यूनिट, पर यूनिट मतलब आपको टाइम भी दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 1 मिनट, तो मिनट को आपको किसमें बदलना पड़ेगा, सेकंड में, तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। ठीक है, पर मिनट एट अ प्रेशर ऑफ 130 mm ऑफ Hg, प्रेशर दिया हुआ है आपको, मैं स्मॉल p लिख रहा हूँ, तो ये दिया है आपको 130 mm ऑफ Hg। ठीक है, Hg मतलब मरकरी। ठीक है, सो 130 mm ऑफ Hg। इफ द डेंसिटी ऑफ Hg इज, आपको डेंसिटी दे रखी है, डेंसिटी ऑफ Hg, तो डेंसिटी आपको दे रखी है 13.6 इंटू 10⁻³ किलोग्राम डिवाइड बाय मीटर क्यूब। ठीक है, ये आपको दे रखी है डेंसिटी, ये पूछ रहे पावर, फाइंड द पावर ऑफ अ हार्ट, हार्ट की पावर बतानी है आपको कितनी होगी। ठीक है, तो इसमें कुछ फॉर्मुलेस काम आएंगे जो आप देखना, मैं आपको सिखा देता हूँ, है ना। जो जो दिक्कत आएगी आपको, वॉल्यूम में कोई दिक्कत नहीं है, टाइम में कोई दिक्कत नहीं है, प्रेशर
प्रेशर दे रखा है इसमें 130 mm ऑफ Hg। तो 130 आप देखो ये क्या होता है, एक प्रेशर मेजर करने की एक डिवाइस होती है इस तरह से, ठीक है। और ऐसे प्रेशर मेजर करते हैं, उसके अंदर जैसे मरकरी फिल कर दिया, मरकरी होता है इसके अंदर। और मरकरी इस लेवल से मरकरी जितनी हाइट तक राइज कर जाता है, जितनी हाइट तक मरकरी राइज कर जाता है सरफेस से, ठीक है, वो जो है वो मेजर कर लेते हैं, है ना, वो हाइट मेजर कर लेते हैं। तो ये जितना मरकरी इसके अंदर राइज करा है ना, जो Hg था इसके अंदर, ये Hg जितना राइज करा है, वो राइज करने का ये Hg आपको वो दिया हुआ है, ठीक है। उतनी जितनी हाइट तक ये गया है उसकी हाइट दी है 130 mm ऑफ Hg, ठीक है ना। तो इसको मैं आपको अभी सिखा दूंगा कैसे निकालते हैं प्रेशर। तो देखो आपको ये प्रेशर दिया हुआ है 130 mm ऑफ Hg, डेंसिटी दी हुई है आपको, ठीक है। तो आपसे पूछा पावर ऑफ हार्ट कितनी होगी, तो पावर होता है P इजिकल टू होता है W/T, रेट ऑफ डूइंग वर्क। ध्यान से देखते जाना आप, पावर जो होता है W/T, रेट ऑफ डूइंग वर्क। अच्छा, वर्क को लिख सकते हैं अपन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, ठीक है। वर्क को क्या लिख सकते हो आप, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखो आप यहाँ पर जो है प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है, प्रेशर इजिकल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। ये आप 9th क्लास में पढ़ के आए होंगे, 9th क्लास में चैप्टर था आपके एक, ठीक है, उसके अंदर बताया हुआ है प्रेशर इजिकल टू क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है, प्रेशर होता है। तो यहाँ से मैं फोर्स निकाल सकता हूँ, फोर्स इजिकल टू क्या होगा, प्रेशर इंटू एरिया होगा। अब ये कर क्यों रहा हूँ, ये सब में क्यों किया जा रहा है, ये इसलिए कर रहे हैं ताकि जो वैल्यूज गिवन है वो वैल्यूज आ जाए इस फॉर्मूले के अंदर, ठीक है ना, इसलिए सब मेहनत कर रहे हैं। तो फोर्स की वैल्यू आप रखो प्रेशर इंटू एरिया इंटू एस डिवाइड बाय टाइम, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो एरिया की जो यूनिट है, एरिया जो है, एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है, मीटर। तो एरिया और अगर डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई किया जाए, एरिया और डिस्प्लेसमेंट को अगर अपन मल्टीप्लाई करें तो अपन को जो क्वांटिटी मिलेगी वो क्या होगी, वॉल्यूम। देखो एरिया की यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर, ठीक है, एरिया जो है, एरिया की यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर है। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या है, मीटर है। तो मीटर स्क्वायर इंटू मीटर क्या हो गया, मीटर का क्यूब हो गया। और मीटर का क्यूब जो है वो किसकी यूनिट है, वॉल्यूम की। तो यानी कि एरिया और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करा जाए तो वॉल्यूम रख सकते हैं अपन। तो ये आ जाएगा प्रेशर इंटू वॉल्यूम, प्रेशर इंटू वॉल्यूम डिवाइड बाय टाइम। तो भाई ये जो सारी मेहनत करी है वो इसलिए करी है हमने कि पावर का जो फॉर्मूला है, पावर का फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया, प्रेशर इंटू वॉल्यूम डिवाइड बाय टाइम। ये पावर का फॉर्मूला है। तो देखो प्रेशर आपको गिवन है, ये रहा प्रेशर, ये दिया हुआ है, वॉल्यूम आपको दिया हुआ है, टाइम आपको दिया हुआ है, सारी वैल्यूज इसमें रख दो, आपका सॉल्यूशन आ जाए, ठीक है। पर अभी इसमें आप जब सॉल्व करोगे तो देखो प्रेशर जो है, प्रेशर का फॉर्मूला होता है रो। तो अपन को मर्क्यूरी दिया है तो मर्क्यूरी की डेंसिटी रो, जी और एच, ठीक है। और ये आ गया आपका वॉल्यूम वी, और नीचे आ जाएगा टाइम टी, ठीक है। प्रेशर का फॉर्मूला होता है रो जी एच, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया था एच यहाँ पर क्या है, हाइट। हाइट कितनी दी हुई है आपको, देखो 130 mm ऑफ Hg। जो हाइट दी है वो कितनी दी हुई है, 130 mm। तो हाइट कितनी रख देंगे यहाँ पर, 130 mm रख देंगे। तो आप आगे इसका सॉल्यूशन करके देखो, तो अच्छा क्वेश्चन है ना। तो पावर आप निकालो, तो पावर का फॉर्मूला देखो, डेंसिटी दी हुई है आपको कितनी है, डेंसिटी आपको दी है 13.6 इंटू 10⁻³ ये तो आपको डेंसिटी होगी। जी कितना लेते हो आप, 9.8, जी आपका 9.8 हो गया। एच कितना है आपका, ये रहा 130 mm। तो 130 mm है, 130 किस में है, एमएम में। एमएम को किस में बदलना पड़ेगा आपको, मीटर में बदलना पड़ेगा। तो मीटर में बदलने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। ये 1 मीटर इजिकल टू 100 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर इजिकल टू 10 mm होता है। तो ये 1000 mm आ गया। तो आप चाहो तो यहाँ से 1 mm इजिकल टू कितना जाएगा, 10⁻³ मीटर। ये भी ध्यान रख लेना। तो mm को मीटर में बदलते हैं तो 10⁻³ से आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ध्यान रखना यूनिट का। वॉल्यूम रखना है तो वॉल्यूम को तो अपन ने कन्वर्ट कर ही रखा है पहले ही। तो वॉल्यूम कितना है आपका, 4000 इंटू 10⁻⁶, ठीक है। तो ये तो हमारी सारी वैल्यू रखाओ में आ गई, ये वाली, ये सारी वैल्यूज पुट कर दिया आपने। टाइम कितना दिया हुआ आपको, 60। तो टाइम कर दो यहाँ पर 60। अब आपको करना क्या है, ये कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। इस कैलकुलेशन को करो, सॉल्व करो।
इसका जो आंसर आएगा आफ्टर कैलकुलेशन ये आएगा 1.15 वॉट। तो इसकी कैलकुलेशन आप लोगों को करनी है, ठीक है, और कैलकुलेशन करके आंसर चेक कर लें। आंसर कितना आना है इसका 1.15 वॉट। ठीक है, जो सीखने की चीज है इस क्वेश्चन के अंदर वो क्या है, ये कन्वर्जन। फॉर्मूला तो पावर का वही होता है W/T, वर्क डन पर यूनिट टाइम, या रेट ऑफ डूइंग वर्क, यही पावर होता है। पर आपको जो गिवन वैल्यूज है उन गिवन वैल्यूज के अकॉर्डिंग आपका जो है ये फॉर्मूला सेट करना है आपको। तो यहां तक जब आप आ जाओ, यहाँ आने के बाद ये वैल्यूज आपको पुट करनी है, इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। कैलकुलेशन करके फाइंड आउट करना आप 1.15 वॉट इसका जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, समझ में आया? कुछ कुछ पूछना चाहते हो आप इस क्वेश्चन से? सर हाँ बोलो। सर ये P इज इक्वल टू लेफ्ट साइड में ये AS क्या है? यस, हाँ बताते हैं। देखो आ, यहाँ तक आ गए थे अपन। तो फोर्स की वैल्यू क्या है, प्रेशर इंटू एरिया होती है। फोर्स जो होता है फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर इंटू एरिया। तो अपन ने प्रेशर इंटू एरिया रखा, तो ये आ गया एरिया, और एस तो ऑलरेडी था ही फॉर्मूले में। तो ए तो क्या हो गया यहाँ पर, ए तो क्या चीज है, एरिया है, ठीक है, और एस क्या चीज है, डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। अब देखो एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है, मीटर। तो अगर मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूं, एरिया और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई कर दूं, तो मीटर और मीटर स्क्वायर क्या हो गया, मीटर क्यूब। और मीटर क्यूब किसकी यूनिट होती है, वॉल्यूम की। तो इसलिए मैंने एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट को क्या रख दिया, वॉल्यूम रख दिया। ठीक है, समझ में आया? यस सर। है ना? तो अच्छा क्वेश्चन है, एक दो बार प्रैक्टिस करना। और ये आपके 11th में ही नहीं, वैसे और भी जो एग्जाम्स होते हैं ना कंपटीशन के, जैसे ये रेलवे वगैरह के होते हैं, इनमें एप्टीट्यूड में भी ये क्वेश्चन बहुत आता है। ठीक है, तो इस तरह से करना है आपको। तो और देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस कर लेना, है ना, इनकी क्वेश्चंस की। बाकी जो शीट दूंगा मैं आपको, उसमें तो नॉर्मल क्वेश्चन है, आपसे हो जाएंगे। फिर भी ना हो तो मुझे मैसेज करना है, बता दूंगा। ठीक है, आगे दिया हुआ है, अ कोड इज यूज टू लोअर वर्टिकली अ ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल एम। क्या कर रहे हैं कि एक मास है एम, कैपिटल एम, कैपिटल एम का मास है, उसको एक रस्सी से नीचे उतार रहे हैं, ठीक है। अब नीचे कितना उतारना है उसको, नीचे उसको उतारना है डी हाइट तक। डी जो है, डी हाइट तक इसको नीचे लेके आना है। तो इसको जो नीचे लाया जा रहा है वो कितनी एक्सेलरेशन से ला रहे हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। ये दे रखा है आपको G/4, G/4 से उसको नीचे ला रहे हैं, ठीक है। तो मैं डायग्राम तो बना दिया है, क्वेश्चन एक बार और रीड कर देता हूँ। इसमें दिया हुआ है, अ कोड इज यूज्ड टू लोअर वर्टिकली अ ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल एम, ठीक है, a distance d at a constant downward acceleration of G/4, then the work done by the code on the block is। ठीक है, थोड़ा और समझाता हूं मैं आपको। पूछा क्या है, करना क्या है। किसी रस्सी से, ये रस्सी है, इस रस्सी से इसको नीचे उतार रहे हैं ब्लॉक को, ठीक है। अब ब्लॉक को जो नीचे उतारा जा रहा है, कितनी हाइट तक उतारना है उसको, डी हाइट तक यहाँ नीचे उतारना है। कितनी एक्सिलरेशन से उतार रहे हैं, G/4 से। ये कह रहे हैं कि ये जो रस्सी कोड की वजह से जो वर्क डन हो रहा है इसको डी हाइट तक नीचे उतारने में, वो निकालो। तो वो तभी निकल सकता है जब, कैसे निकलेगा मैं यहाँ बताता हूं आपको, कि वर्क डन बाय द कोड टू लोअर अ ब्लॉक। इस ब्लॉक को नीचे उतारने के लिए जो वर्क डन करेगी कोड, वो कितना वर्क डन होगा, तो वो क्या होगा, फोर्स फोर्स अप्लाई बाय कोड। कोड कितना फोर्स अप्लाई कर रही है इस ब्लॉक पे, और इनटू होगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये जो कोड है ये कितना फोर्स अप्लाई कर रही है इस ब्लॉक पर, और इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट तो आप, ठीक है। तो कंटिन्यू रखते हैं इसको, अपन ध्यान से देखना आप। तो जैसे इसको आप लोअर करेंगे, तो लोअर करने में क्या होगा, यहाँ पर टेंशन जनरेट होगी, होगी नहीं होगी? लास्ट चैप्टर आप पढ़ के आए हो फोर्स वाला, है ना? तो यहाँ पर क्या आएगा, टेंशन आएगी। टेंशन क्या हो गई, टी हो गई, ठीक है। इसके अलावा जो इस पे फोर्स लग रहा होगा वो होगा इसका ग्रेविटेशनल फोर्स mg। mg क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। mg डाउनवर्ड एक्ट करेगा, ठीक है।
तो अगर हम न्यूटन सेकंड लॉ लगा देते हैं कि भाई नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, कर सकता हूं ना मैं, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब ये टी जो है ना टेंशन कोड के अंदर, ये टेंशन ही है जो कि एक्ट कर रही है किसके ऊपर, इस ब्लॉक के ऊपर, ठीक है ना। तो हमको टी निकालना है, तो टी क्या आ जाएगा, फोर्स अप्लाई बाय कोड, और डिस्प्लेसमेंट कितनी है डी, तो टी इंटू डी कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा, है ना। तो ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं अगर ये इक्वेशन लगाऊं नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो नेट फोर्स के लिए मैंने आपको सिखाया था डायनेमिक्स में कैसे इक्वेशन बनाते हैं, किस तरह से बनाते हैं इक्वेशन, कि जिस डायरेक्शन में बॉडी जा रही है उस फोर्स को आपको बड़ा लेना है और दूसरे को उससे छोटा लेना है, तो माइनस करना है, उसको अपोजिट वाले को माइनस करना है। तो ये बॉडी नीचे जा रही है, नीचे जा रही है, तो mg क्या आएगा, प्लस का mg बड़ा आएगा, और उसमें से इस वाले को t को अपन क्या करेंगे, माइनस करेंगे, है ना। यही मैंने आपको सिखाया है। तो ये आ गया mg माइनस टी और इजिकल टू m इंटू ए, ठीक है। हमें t निकालना है यहाँ से, तो t इजिकल टू कितना आ जाएगा, mg माइनस एम ए। अब a आपको दे रखा है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में आपको a दे रखा है, ठीक है। a कितना दे रखा है, देखो g/4, तो इसे a की वैल्यू रख दो आप, तो mg माइनस mg/4, ठीक है। इसको सॉल्व करो तो 4 माइनस 3, तो 3/4 mg आपका टेंशन आ जाएगा t। तो t कितना आ गया आपका, 3/4 mg। समझ में आई बात, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। हमने क्या निकाल लिया, t निकाल ली टेंशन, और ये वो टेंशन वो फोर्स है जो कि कोड लगा रहा है किसके ऊपर, इस ब्लॉक के ऊपर, m मास के ब्लॉक के ऊपर, ठीक है। तो हम वर्क डन का अगर फॉर्मूला देखें तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा, एफ एस कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो F कितना है अपना, ये फोर्स कितना है T, तो ये तो T आ गया। डिस्प्लेसमेंट कितना है D। अब आप देखो टेंशन लग रही है ऊपर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है नीचे की तरफ, तो यानी इनके बीच में जो एंगल है वो कितने का है, 180 डिग्री का, 180 डिग्री एंगल हुआ। तो यहाँ पर कॉस कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। तो कॉस 180 तो -1, ये माइनस आ गया। टी की वैल्यू कितनी है, 3/4 mg, ये आपकी टी की वैल्यू हो गई, और ये डी आ गया। तो वर्क डन कितना आएगा बेटा, इसका जो आंसर आएगा वर्क डन कितना आएगा, -3/4 mgd। समझ में आया, जो आंसर बनेगा इसका आंसर कितना आएगा, -3/4 mgd। अगर कुछ पूछना हो किसी बच्चे को, कोई क्वेश्चन पूछ सकते हो आप। ये जो मैंने करा है यहाँ पर, ये तो हमने बहुत सारे क्वेश्चंस करे हैं फोर्स वाले चैप्टर में। फिर भी दिक्कत हो तो उस यूट्यूब चैनल पे जाओ, यूट्यूब चैनल पे सारा पूरा एक ही प्लेलिस्ट है, उस एक ही प्लेलिस्ट के अंदर सारे चैप्टर डाल रखे हैं मैंने फोर्स के और सूडो फोर्स के, ठीक है। सूडो के भी सारे क्वेश्चंस उसके अंदर, बेसिक भी है, फ्री बॉडी भी है, सब कुछ है। तो आराम से आप जाके पढ़ सकते हो, वहां पर कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। बाकी रही बात इस क्वेश्चन की, तो आपको कुछ पूछना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। आपका जो कॉन्सेप्ट लगा रहे हो, आप जो लॉजिक लगा रहे हो, वो आपका चेक हो जाएगा यहाँ पर, बहुत छोटा सा है। इससे पहले वाले में तो फिर भी कैलकुलेशन चलो आ गई, थोड़ा फॉर्मूला बनाना था, इसमें तो कोई फॉर्मूला भी नहीं बनाना आपको, इसमें सिंपल आपने जो पढ़ा स्टडी किया है वो आपकी नॉलेज चेक होगी और कुछ नहीं होगा। छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है, समझ में आ गया। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 20th क्वेश्चन, समझने की कोशिश करना, ठीक है। इसमें दे रखा है वर्क डन इन टाइम टी, तो आपको पता लगाना है वर्क डन इन टाइम टी। तो वर्क डन इन टाइम टी ऑन अ बॉडी ऑफ मास m, तो m मास की आपकी बॉडी है, तो m मास की एक बॉडी बना दो पहले, तो एक डायग्राम बनाते जाना, समझने में आसानी होती है, ठीक है। तो मास m विच इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट, तो रेस्ट से चालू कर दिया तो u इजिकल टू 0 कर दी, और एक्सेलरेट होकर मान लो यहाँ आ गई, तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी मान लो v हो गई, ठीक है। एक्सेलरेट हुआ है तो एक्सेलरेशन a हो गया, है ना। v इन टाइम t1, अच्छा यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको जो टाइम लगा वो आपका टाइम हो गया t1, ठीक है। तो आपको पावर बतानी है एज अ फंक्शन ऑफ टी। तो एक बार और क्वेश्चन में पूरा रीड कर देता हूँ, ध्यान से सुनना, ऐसे 3-4 क्वेश्चन है इस शीट के अंदर। तो जब आप उनको अभी तो मैं करा रहा हूँ तो आपको लगेगा इजी इजी है, बट आपको एक बार खुद करोगे जब पता लगेगा क्वेश्चन ट्रिकी है, अच्छे क्वेश्चन है। तो इसमें दिया हुआ है वर्क डन इन टाइम टी, तो वर्क डन इन टाइम टी स्मॉल टी, ठीक है, ऑन अ बॉडी ऑफ मास m विच इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट टू अ स्पीड ऑफ v इन टाइम t1 एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t आपको बताना है, ठीक है। तो ये इस तरीके के काफी सारे क्वेश्चन हैं, तो इन क्वेश्चंस में आपको करना क्या है, ठीक है। तो पहली बात, वर्क डन आपको निकालना है स्मॉल t टाइम में, वर्क डन निकालना है स्मॉल t टाइम में। सबसे पहले ये जो दे रखा है आपको, ये वाला पार्ट सॉल्व कर लो।
इस वाले पार्ट में देखो आपको क्या दे रखा है, जो बॉडी है वो एक्सेलरेट हो रही, तो एक्सेलरेशन निकाल सकता हूं मैं v इजिकल टू यू प्लस ए टी से। तो v इसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई, u इसका 0 हो गया, एक्सेलरेशन a हो गया, और टाइम कितना है t1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से a इजिकल टू कितना आ गया, v बाई t1, एक बात हो गई। तो इस तरीके के जो भी क्वेश्चन आते हैं उनमें सबसे पहले आपको एक्सेलरेशन यहाँ से निकाल लो, जो भी गिवन वैल्यूज है उससे आप एक्सेलरेशन निकाल लो, ये एक्सेलरेशन आ गया। अब एक्सेलरेशन आने के बाद ये पूछ रहे हैं वर्क डन इन टाइम t, तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यहाँ पर आपको ये निकालना पड़ेगा कि स्मॉल t टाइम में कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई उसकी। यहाँ पर जो s दिया हुआ है ना आपको, ये s क्या है, डिस्प्लेसमेंट इन t टाइम। तो कंफ्यूज मत होना t1 और इस t में, t1 और इस t में कंफ्यूज मत होना। और ये तो अपन ने फॉर्मूला लगाया था। ठीक है, तो स्मॉल t टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, तो s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दें इसके अंदर। तो इनिशियली तो वो रेस्ट में था तो 0 हो गया, प्लस हाफ एक्सेलरेशन आपने कितनी निकाली है, v बाई t1, ये आपकी एक्सेलरेशन हो गई, और ये t का स्क्वायर, तो ये आ गया आपके पास s। ठीक है, इस तरह से निकालना है आपको। तो s कितना आया, 1/2 v बाई t1, और ये t स्क्वायर s आ गया। अब आपको निकालना है वर्क डन, तो वर्क डन इज इक्वल टू कितना होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना है, 1/2 v बाई t1, ठीक है, और ये t का स्क्वायर, तो ये आ गया। अब फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, ये 1/2, ये v बाई t1, ये t का स्क्वायर। अब मास तो गिवन है बॉडी का, m मास क्वेश्चन के अंदर ही गिवन है आपको, m मास है, तो मास को तो रहने दो। एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ से रख दो v बाई t1, तो आप जब v बाई t1 रखोगे तो देखो 1/2 तो ये आ गया, और m की वैल्यू v बाई t1 रखोगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, a की वैल्यू सॉरी v बाई t1 रखोगे तो कितना आ जाएगा, ये v बाई t1 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और ये आपका t स्क्वायर आ जाएगा, और ये m आ जाएगा, ये m था आपका। तो इस तरह से इसका आंसर बनेगा w इजिकल टू 1/2 m v बाई t1 का स्क्वायर और t का स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से देख लो, और ये अच्छे क्वेश्चन है। बात आपके यही नहीं है कि भाई आप 11th की स्टडी कर रहे हो, ऐसे क्वेश्चंस आपके रेलवे वगैरह ऐसे जो एग्जाम्स होते हैं उनमें भी खूब पूछे जाते हैं। वर्क एनर्जी उसमें सिलेबस में भी होता है। ठीक है, तो इसका आंसर ये बनेगा। तो प्रोसेस समझ में आए कि क्वेश्चन कैसे अलग अलग तरीके से पूछे हुए हैं उसने, है ना। जैसे 34th क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, इसमें एक 34th क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है अ पार्टिकल ऑफ मास m। तो सबसे पहले देखना कि भाई वैल्यूज क्या क्या गिवन है, जो वैल्यूज गिवन है वो लिखते जाओ। m मास का पार्टिकल ये गिवन है। ठीक है, अ पार्टिकल ऑफ मास है मूव्स फ्रॉम रेस्ट, ये भी गिवन है कि रेस्ट से चल रहा है, तो u इजिकल टू 0 हो गया। मूव्स फ्रॉम रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स f, तो कांस्टेंट फोर्स f लग रहा है, ये भी गिवन है क्वेश्चन में। आपके आंसर जो आने हैं वो इन्हीं सब में आने हैं आंसर। ठीक है, विच एक्ट्स फॉर 2 सेकेंड। अब ये जो फोर्स लगा, ये फोर्स इसका लगा 2 सेकेंड के लिए, मान लो ये 2 सेकेंड के लिए फोर्स लगा, और ये इधर आ गई बॉडी, ये m बॉडी यहाँ पर आ गई, और वेलोसिटी उसकी हो गई v। 2 सेकंड के लिए फोर्स लगा। ठीक है, द मैक्सिमम पावर अटेन्ड इज, आपको बताना है पावर कितनी होगी, पावर बतानी है आपको। तो पावर का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी, होता है कि नहीं होता। पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी। देखो इसमें f तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, f जो है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो f पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, f गिवन क्वांटिटी। v निकालना है आपको बस, v कितना होगा, तो v निकाल सकते हो। इससे क्या है, v कैसे निकाले, v इजिकल टू यू प्लस ए टी होता है, v इजिकल टू यू प्लस ए टी होता है ना। तो v अगर मैं निकालूं तो u तो आपका 0 हो गया, प्लस a हो गया, और t कितना आपका, t आपका 2 है, तो v इजिकल टू 2a हो गया। ठीक है, अब बट आपको देखो फोर्स दे रखा है, फोर्स इजिकल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। फोर्स आपको गिवन है, मास आपको गिवन है। एक्चुअली सॉल्यूशन करके हमको आंसर ऐसा लाना पड़ता है जो वैल्यूज गिवन हो आपको क्वेश्चन में, तभी तो आप उनकी वैल्यू पुट करोगे, आंसर निकालोगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखो F इजिकल टू मास इंटू एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन इजिकल टू क्या होगा, फोर्स डिवाइड बाय मास। तो यहाँ पर वैल्यू रख दो तो ये क्या आएगा, 2 फोर्स डिवाइड बाय मास। तो ये आपके पास क्या आ गई, वेलोसिटी आ गई। ठीक है, वेलोसिटी आ गई, तो पावर कितनी होगी, देखो पावर इजिकल टू क्या है, फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो फोर्स और वेलोसिटी कितनी है आपकी, 2F बाय m। ठीक है, तो ये आ गया 2F स्क्वायर बाय m, ये आपके पास पावर आ गई। समझ में आया, कितना आ गया, 2F स्क्वायर बाय m। ये अभी हम सॉल्व कर रहे हैं तो आपको ऐसा लग रहा होगा हाँ ठीक है बहुत इजी है, छोटे छोटे से क्वेश्चन है 2-2 लाइन के,
पर जब आप खुद स्टडी करोगे, जब खुद लॉजिक लगाओगे इन क्वेश्चंस में, तब आपको लगेगा कि ट्रिकी क्वेश्चन से हैं। तो वैसे तो मैंने आपको इतने अच्छे से बताया है कि आपको अटकने का कोई चांस है नहीं। जो भी गिवन वैल्यूज है पहले उनसे निकालो वैल्यूज और देन फिर फॉर्मूले में पुट कर दो। ठीक है, तो ये सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है, जैसे ये करा हमने, इसमें वर्क डन पूछा था, इसमें पावर पूछी थी, है ना। और एक क्वेश्चन बताता हूँ, कुछ भी हो आप बोल सकते हो सर एक्सक्यूज मी या कुछ भी, और आप बिल्कुल पूछो क्वेश्चन। ठीक है, ये आज हम ये शीट खत्म करेंगे, यानी सेलेक्टेड क्वेश्चन। शीट में तो बहुत सारे क्वेश्चन है, 48 क्वेश्चन है शीट के अंदर तो। ठीक है, मैं आपको सेलेक्टेड क्वेश्चन बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक आ गया। चलो ऐसा ही एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं, जो 35 नंबर का क्वेश्चन है इस शीट के अंदर। देखो इसमें क्या दिया हुआ है कि अ बॉडी ऑफ मास m, तो वापस से देखो अपन को मास दिया हुआ है, मास गिवन है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है ना। सो अ बॉडी ऑफ मास m एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट टू v1। तो रेस्ट मतलब u इजिकल टू 0 हो गया, और फाइनल वेलोसिटी दे रखी है आपको, वो कितनी है, v1 है। ठीक है, और ये एक्सेलरेट हुआ, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, देन इन टाइम t1, टाइम दिया हुआ है आपको, कितने टाइम में हुआ है, ये t1 टाइम में हुआ है, तो ये t1 टाइम आ गया। ठीक है, आगे ये कह रहे हैं कि एज अ फंक्शन ऑफ t द इंस्टेंटेनियस पावर डिलीवर्ड टू बॉडी। तो आपको बताना है कि पावर डिलीवर्ड, पावर डिलीवर्ड इन टाइम t, तो t टाइम में कितनी पावर डिलीवर करेगा ये बताना है। तो पावर का तो फॉर्मूला अपना एक ही है, फोर्स इंटू वेलोसिटी। पर यहाँ जो वेलोसिटी लेनी है वो कौन सी वेलोसिटी लेनी है, टी टाइम में जो होगी उसकी, क्योंकि पावर आपसे टी टाइम में पूछी है, तो यहाँ पर वेलोसिटी कौन सी लेनी है आपको, टी टाइम में जो वेलोसिटी होगी वो लेनी है। ठीक है, तो तरीका देखो सेम है, मैंने यहाँ भी कर रखा है। आपको ये वैल्यूज दे रखी है, इससे पहले क्या करो, एक्सेलरेशन निकाल लो। ठीक है, तो एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, फॉर्मूला जानते हो आप, v इजिकल टू यू प्लस ए टी। टी कितना आएगा, t1 आएगा, तो v इजिकल टू कितना आ जाएगा, 0 प्लस ए t1। वेलोसिटी आपको v1 दे रखी है, तो यहाँ पर v1 रख दो। ठीक है, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया आपके पास, v1 डिवाइड बाई t1। समझ में आया, एक्सेलरेशन कितना आ गया आपके पास, v1 डिवाइड बाई t1। अब बात ये है कि हमको वेलोसिटी निकालनी है t टाइम में, t टाइम में कितनी वेलोसिटी होगी, तो t टाइम में कितनी वेलोसिटी होगी, vt इजिकल टू यू प्लस ए, और टी टाइम, ये टी आ गया। एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ से रखो, कितनी है आपके पास, v1 डिवाइड बाई t1, ये स्मॉल टी आ गया और ये vt आ गया। ठीक है, ये इस तरह से टाइम में कंफ्यूज करते हैं इन क्वेश्चंस के अंदर, जिसमें आपको कंफ्यूज होना नहीं है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास। अब ये वैल्यू यहाँ रख दो, आप देखो इधर स्पेस है, मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, वैल्यू रखो, पावर निकालनी है, पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू ये वीटी देखो कितना है, ये आपके पास v1 डिवाइड बाई t1 और स्मॉल टी। अच्छा, इस क्वेश्चन में फोर्स नहीं दे रखा आपको, फोर्स नहीं दे रखा आपको, दे रखा मास और एक्सेलरेशन। तो आप यहाँ से फोर्स की वैल्यू कितनी रखोगे, फोर्स की वैल्यू रख दो मास इंटू एक्सेलरेशन और इंटू v1 डिवाइड बाई t1 और इंटू स्मॉल टी। अब एक्सेलरेशन आपने निकाल रखा है, तो देखो m, तो v1 डिवाइड बाई t1 इसका स्क्वायर और इंटू टी, ये आपकी पावर आ गई। तो आपका जो फाइनल आंसर आया वो देखो किस किस टर्म में आया, फाइनल आंसर में आपका स्मॉल m आ रहा है, फाइनल आंसर में v1 आ रहा है, फाइनल आंसर में t1 आ रहा है, फाइनल आंसर में t आ रहा है। ये सारी वो वैल्यूज है जो क्वेश्चन में हमें नोन थी, तो उसी में आपको आंसर निकालने अपने। तो इसको चेक कर लेते हैं, आंसर अपना कितना आ गया, p इज इक्वल टू m v1 स्क्वायर डिवाइड बाई t1 स्क्वायर इंटू t, ये करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, और पूछो कुछ, कोई भी डाउट हो किसी भी तरीके का, यू कैन आस्क। ठीक है, तो इस तरह सर से एक बार और करना है। कर दो। टाइम देख लो आप, अगर कोई क्वेश्चन पूछना बन रहा हो आपसे, अदरवाइज। सर एक बार रिपीट कर हाँ दो, बोलो। एक बार और रिपीट कर दो सर। अच्छा, यही वाला ना, ये 35। यस सर। ठीक है, देखो इसमें दे रखा था कि एम मास की कोई बॉडी है, इनिशियली रेस्ट में है। ठीक है, और रेस्ट से वो एक्सिलरेट होती है, v1 वेलोसिटी हो जाती है उसकी एक्सेलरेट होके, और वो v1 वेलोसिटी ये जो एक्सेलरेट हुई है वो कितने टाइम के लिए हुई है, t1 टाइम के लिए। पहली बात तो ये। अब ये कह रहे हैं कि पावर बताओ स्मॉल टी टाइम में, स्मॉल टी टाइम में कितनी पावर होगी। तो पहले बात कर लेते हैं पावर के फॉर्मूले की। तो पावर का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी। अब इसमें जो वेलोसिटी लेनी है आपको, वेलोसिटी कितने टाइम में लेनी है, इस टी टाइम में, ना कि इस t1 में।
यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना, बस यही गलती होगी और कहीं गलती नहीं होगी आपसे। ये जो वेलोसिटी है वो हमें किस में लेनी है, स्मॉल टी टाइम में, क्योंकि हमसे पावर उसने स्मॉल टी टाइम में ही पूछी है। तो स्मॉल टी टाइम में उसकी वेलोसिटी कितनी होगी वो हमने लिख दी वीटी, तो ये बात खत्म हुई। अब ये जो कंडीशन दी हुई है, इस कंडीशन से अपन एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। एक्सेलरेशन सेम क्यों होगी, क्योंकि उसने बोला है कि भाई यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा है। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब ही ये होता है कि भाई एक्सेलरेशन सेम है। ठीक है, तो हमने लगाया v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाया यहाँ पर। ठीक है, तो v की वैल्यू देखो यहाँ पर कितनी गिवन थी अपन को, v की वैल्यू v1 गिवन थी, तो ये v1 कर दिया। इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, इससे एक्सेलरेशन निकाल ली, एक्सेलरेशन आ गई v1 अपॉन t1। ठीक है, अब हम निकालते हैं कि भाई टी टाइम में कितनी वेलोसिटी होगी उसकी। तो टी टाइम में कितनी वेलोसिटी होगी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाया दोबारा। ठीक है, एक्सेलरेशन हमने निकाल ही रखी है तो एक्सेलरेशन रख दी, तो ये टी टाइम की वेलोसिटी आ गई उसकी v1 अपॉन t1 इंटू स्मॉल टी। हो गया, यहाँ तक बात हो गई है। ठीक है, इसके बाद फॉर्मूले में वैल्यू रखी, फॉर्मूले में वैल्यू रखी तो देखो फोर्स अपन को गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो फोर्स अपन को हटाना पड़ेगा। तो फोर्स को क्या लिख सकता हूँ मैं, मास इंटू एक्सेलरेशन, और मास तो गिवन है क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं है। एक्सेलरेशन का क्या करूँ, एक्सेलरेशन v1 अपॉन t1 रख देता हूँ, तो ये v1 अपॉन t1 रख दो इसको, तो स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये 3 तरीके के क्वेश्चन है, और भी मिल सकते हैं, और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि ये एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह होते हैं जो आजकल होने लगे हैं रेलवेज और बैंक वगैरह के एग्जाम में, है ना, क्वांटिटिव जो एप्टीट्यूड होता है उसके अंदर ये सब आते हैं, ऐसे क्वेश्चन काफी पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो ये 3 तरीके के क्वेश्चन थे, तीनों मैंने आपको बता दिए। आई थिंक आपको इसकी ट्रिक समझ में आ गई होगी कि आपको कैसे यहाँ एक्सेलरेशन निकालो, यहाँ पुट करो। ठीक है, और कुछ, और किसी को? ठीक है भाई, जिसने भी क्वेश्चन किया था हरिओम। ठीक है, यस सर। डन है ना। ठीक है देखो इसमें दिया हुआ है, क्वेश्चन में गिवन है कि आप बॉडी ऑफ मास 5 किलोग्राम, तो कोई बॉडी है जिसका मास दिया हुआ है आपको 5 किलोग्राम। ठीक है, कैपिटल एम लिख लेता हूं मैं, कैपिटल एम लिख दिया मैंने। अब बॉडी ऑफ मास एम 5 किलोग्राम, इनिशियली एट रेस्ट, तो इनिशियली ये रेस्ट में है, तो इसकी जो वेलोसिटी है कैपिटल यू से बता देता हूँ, वेलोसिटी जो है रेस्ट में है तो 0 हो गई, मीटर पर सेकेंड हो गया। ठीक है, देन एक्सप्लोड्स इनटू 3 फ्रेगमेंट्स विद मास रेशो 3:1:1। अब ये जो कैपिटल एम है, ये जो कैपिटल एम है, कैपिटल एम के क्या हो गए, 3 पार्ट हो गए, 1 2 और 3, और जो इनका रेशो आपको दे रखा है वो दे रखा है 3:1 और 1 का रेशो दे रखा है 3:1, इस तरह से। ठीक है, 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गए, 3 पार्ट्स ही हो गए, इसको मैं कर देता हूँ मास अपन अभी निकाल लेंगे, तो ये हो गया 3:1:1, है ना। 2 ऑफ फ्रेगमेंट्स ईच ऑफ मास स्मॉल m आर फाउंड टू मूव विद अ स्पीड ऑफ 60 मीटर पर सेकेंड। अब जब ये एक्सप्लोड्स हुआ, यानी जो ये कैपिटल एम था, जब ये कैपिटल एम ब्रेक हुआ, ठीक है, तो ब्रेक हुआ तो दो तो क्या हो गए, इसके पार्टिकल जो है वो परपेंडिकुलर चले गए। एक तो मान लो इस डायरेक्शन में चला गया और एक इस डायरेक्शन में चला गया, उसने बस बोला है परपेंडिकुलर गए हैं, तो एक मान लिया हमने इसमें चला गया +x में और एक चला गया +y में। तो यहाँ पर जो गया वो m1 मान लेता हूँ, स्मॉल m मास का ये गया, और दूसरा m2 मान लेते हैं, ये स्मॉल m मास का ये गया। ठीक है, इसकी दोनों की जो वेलोसिटी है वो दे रखी है 60 मीटर पर सेकेंड, और इसकी वेलोसिटी भी दे रखी है 60 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये है क्वेश्चन जो आपको करना है। सो फाउंड 60 इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन द वेलोसिटी ऑफ द थर्ड फ्रेगमेंट इज, तो थर्ड फ्रेगमेंट की वेलोसिटी आपको बतानी है कि कितनी होगी, थर्ड फ्रेगमेंट की वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ अ थर्ड फ्रेगमेंट। तो देखो मास अपन मान लें, तो मास कितना हो जाएगा, इससे पहले का मास, इसका मास m1 का हो गया m, m2 का हो गया m, तो ये तो हो गए आपके। तो तीसरे वाला जो पार्टिकल है, तीसरे वाले पार्टिकल का मास कितना होगा, 3m होगा, होगा नहीं होगा। टोटल जो डिवाइड हुआ है वो कितना हुआ है, 5 किलोग्राम डिवाइड हुआ है, तो 5 किलोग्राम में ये m हो गया, ये m हो गया, तो तीसरा वाले का मास कितना होगा, 3m होगा। यानी m3 मान लेते हैं कि लेट m3 इज इक्वल टू 3m, और m3 की जो वेलोसिटी है वो कितनी है, v3 है, जो अपन को पता करनी है। समझ में आई नहीं आई बात, क्वेश्चन समझ में आ गया। एक m 5 किलोग्राम का मास था, वो एक्सप्लोड हुआ, एक्सप्लोड होकर उसके 3 पार्ट हो गए, 3 पार्ट हो गए, m m1 इजिकल टू m, m2 इजिकल टू m, और एक तीसरा हो गया 3m। ठीक है,
जो सेम मास था एम वाले वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर चले गए, तो ये परपेंडिकुलर चले गए एक दूसरे के, ठीक है, और उनकी वेलोसिटी दे रखी है 60 मीटर पर सेकेंड, 60 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन किसी को समझ में नहीं आए तो वो कह सकता है, मैं फिर समझा दूँ। प्लस एक्स डायरेक्शन में जा रहा है इसलिए इसको लिख देता हूँ आई कैप, प्लस एक्स डायरेक्शन में जा रहा है इसलिए क्या लिख देंगे आई कैप, प्लस वाई डायरेक्शन में जा रहा है इसलिए क्या लिख देंगे जे कैप, ठीक है। और V3 के बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता, तो V3 एज इट इज रहेगा, ठीक है। अगर मैं इसमें लगा दूं मोमेंटम कंजर्वेशन लो, मोमेंटम कंजर्वेशन लो, तो मोमेंटम कंजर्वेशन लो जो होता है वो होता है बिफोर कॉलिजन और आफ्टर कॉलिजन, ठीक, यानी पहले कितना मोमेंटम था, बाद में कितना मोमेंटम हुआ, उसको बराबर करना। तो पहले तो वो m मास का था और u उसकी वेलोसिटी थी, तो इनिशियल मोमेंटम तो उसका हो गया जीरो, है क्या नहीं, m इंटू जीरो करोगे ये आ गया। अब बाद में जब वो एक्सप्लोड हुआ तो एक्सप्लोड में देख लो तीन पार्टिकल थे, तीनों का मास इंटू वेलोसिटी कर दो, मोमेंटम आ जाएगा। तो जैसे इसका करें अपन तो इसका क्या आएगा m1v1 आएगा, m1v1 वेक्टर, इसका क्या आएगा m2v2 वेक्टर, और तीसरे का क्या आएगा m3v3 वेक्टर। समझ में आया। यहां से हम निकालेंगे भाई m3v3 वेक्टर, तो m3v3 वेक्टर क्या आएगा माइनस m1v1 वेक्टर प्लस m2v2 वेक्टर आएगा। समझ में आ रही है ना बात। वैल्यू रख दो आप, m3 की वैल्यू कितनी है 3m, तो 3m रख दो और v3 वेक्टर कर दो, ये माइनस m1 की वैल्यू कितनी है m, और v1 वेक्टर कितना आ रहा है आपका, वेक्टर में लिखा है अपन ने, तो v1 वेक्टर कितना है आपका 60 आई कैप, ठीक है, प्लस m2 की वैल्यू m कर दो, v2 कितना है आपका 60 जे कैप, ठीक है। आपको दिख रहा है m कैंसिल हो रहा है सब में, ये m कैंसिल हो गया, v3 वेक्टर आपको निकालना है, तो v3 वेक्टर कितना होगा -60/3 आई कैप और -60/3 जे कैप, कैंसिल करो ये 20 आ जाएगा, कैंसिल करो ये 20 आ जाएगा, तो आपके पास आ गया -20 आई कैप और -20 जे कैप, तो ये आ गया आपके पास v3 वेक्टर, यानी जो थर्ड वाला पार्टिकल है, थर्ड वाले पार्टिकल की जो है वो वेलोसिटी आ गई। अब इसका आपको मैग्नीट्यूड निकालना है, तो वेक्टर मैंने पढ़ा रखा है, वेक्टर के भी सारे लेक्चर आप लोगों के पास है, वहां से देख लेना। तो वेक्टर में जब आप मैग्नीट्यूड निकालोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ v3 वेक्टर, ये जिसको v3 भी लिख सकता हूँ, क्या होता है अंडर आई के मल्टीपल का स्क्वायर एंड प्लस जे के मल्टीपल का स्क्वायर, तो आई का मल्टीपल कितना है -20 का स्क्वायर प्लस -20 का स्क्वायर। तो यहाँ से आप करके देखेंगे तो देखो, यहाँ से आप करो तो 20 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, ये तो माइनस का स्क्वायर करोगे तो 20 तो आपका बाहर आ जाएगा और √2 बचेगा, तो ये आंसर आपका कितना जाएगा 20 √2 मीटर पर सेकेंड। समझ में आई नहीं आई बात। 48 क्वेश्चन है शीट में टोटल, तो ये 48 क्वेश्चन में बता रहा हूँ, 48 वाला जो है इसमें दिया हुआ है, बॉडी ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v, तो m मास की कोई बॉडी है वो v वेलोसिटी से चल रही है, ठीक है, देन मेक्स अ हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन विद अनदर बॉडी, तो कोई दूसरी बॉडी है 2m, ये रेस्ट में थी तो u2 इजिकल टू 0 कर दिया, तो ये तो बिफोर कॉलिजन हो गया। अब आफ्टर कॉलिजन मान लेता हूँ कि m वाला जो है उसकी वेलोसिटी तो कितनी हो गई v1 हो गई, और जो 2m वाला है उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई v2 हो गई, तो ये तो हो गया आपका बिफोर कॉलिजन, ये तो हो गया आपका बिफोर कॉलिजन, ये हो गया आपका आफ्टर कॉलिजन, ठीक है। तो कॉलिजन कैसा है, ये आपका इलास्टिक कॉलिजन, इलास्टिक कॉलिजन, तो इलास्टिक कॉलिजन है, ठीक है। तो इसके लिए हम सॉल्यूशन करेंगे। तो इन्होंने पूछा है कि फाइंड द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कोलाइडिंग बॉडी, यानी काइनेटिक एनर्जी का कितना लॉस हुआ वो निकालना है इस वाले में, ये m मास वाले में काइनेटिक एनर्जी का कितना लॉस हुआ जब वो इससे टकराया, ठीक है। टोटल एनर्जी तो कंजर्व रहेगी, टोटल एनर्जी तो कंजर्व रहेगी क्योंकि इलास्टिक कोलिजन ले रहे हो, तो इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम और एनर्जी जो होते हैं वो क्या होते हैं कंजर्व होते हैं, तो एनर्जी तो कंजर्व रहेगी, पर इसकी एनर्जी का कितना लॉस हुआ, क्योंकि ये जब इससे टकराएगा कोलाइड करेगा तो इसको कुछ एनर्जी दे देगा अपनी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो कितना लॉस हुआ तो कैसे निकाल सकते हो आप, जैसे इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इसकी कितनी है हाफ mv² है, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी इसकी हाफ mv1² होगी, पर v1 तो गिवन नहीं है, तो अपन कैसे भी करके अगर v1 निकाल लें, कैसे भी करके अगर अपन v1 निकाल लें तो इसको माइनस करके देख लेंगे एनर्जी का कितना लॉस हुआ, ठीक है। तो कैसे करोगे आप, देखो इलास्टिक कोलिजन है, मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओ, तो बाय मोमेंटम कंजर्वेशन ये कितना होगा mu1 प्लस ये हो गया 2mu2, ठीक है, इजिकल टू m
V1 प्लस 2m V2, ठीक है। अब U2 तो आपका 0 है, U1 के लिए V है तो कितना हो जाएगा, mv हो जाएगा, ये mv हो गया, ये 0 हो गया, यहाँ से m V1 हो गया, और ये आ गया 2m और ये V2, ठीक है। तो ये m ये m ये m कट गया, तो V इजिकल टू आपके पास आ गया V1 प्लस 2V2, ये एक इक्वेशन आ गई आपके पास। तो यहाँ हमने क्या लगाया आपके लिए, मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ लगाया। तो ये तो मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ हुआ, ये हो गया सॉल्व। यहाँ हम लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, जिसका फॉर्मूला अभी मैंने क्लास चालू होने से पहले ही बताया था आपको, क्लास जब स्टार्ट करी हमने स्टार्टिंग में बात करी कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अगर देखें तो कितना आएगा, v2 माइनस v1, और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच करें तो कितना आएगा, u1 माइनस u2। अब मैंने आपको ये बता रखा है कि जब भी इलास्टिक कोलिजन होता है, तो इलास्टिक कोलिजन के लिए आज ही अभी क्लास में ही बताया कि ई की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो ई की वैल्यू 1 होती है, तो वैल्यू आप पुट कर दो, तो u1 कितना आपका v है, तो देखो यहाँ से आ जाएगा u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। ई की वैल्यू 1 रख देना, u1 की वैल्यू कितनी है v, तो ये आ जाएगा v माइनस 0, u2 कितना है 0, इज इक्वल टू v2 माइनस v1, ठीक है। तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, यहाँ से हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, v2 माइनस v1 इज इक्वल टू v, ये हमारे पास आ गई सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। हमें क्या करना है, v1 की वैल्यू निकालनी है v की टर्म में, समझ में आ रही है बात, हमें v1 की वैल्यू निकालनी है v की टर्म में। तो हमें 1 और 2 जो इक्वेशन है ना, 1 और 2 इक्वेशन से कैसे भी करके किसको हटा दे, v2 को हटा दे, ठीक है। तो v2 को हटाते हैं, देखो सॉल्यूशन करके देखते हैं आगे। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है ना। और ये आज वाली शीट कोशिश करना क्या कर लो एक दो दिन में, या आज ही कर सको तो आज कर लेना, कल की क्लास से पहले, ताकि क्वेश्चन पूछ सको आप मुझसे। तो आपके पास दो इक्वेशन आई, एक तो इक्वेशन आई v2 माइनस v1 इजिकल टू v, एक इक्वेशन तो ये आ गई। एक आ रही है आपकी v1 प्लस 2v2, v1 प्लस 2v2 और इजिकल टू v आ रही है, ये इक्वेशन आ रही है। तो इनको थोड़ा सा अपन सही कर लेते हैं, सही इन द सेंस कि इसको ऐसे लिख लेते हैं अपन की 2v2, ठीक है। तो v2 हो जाएगा 2v2 v2 माइनस v1 इजिकल टू v, v2 माइनस v1 इजिकल टू v आ गई। और ये आ गया आपका 2v2 प्लस v1, 2v2 प्लस v1, ठीक है, इजिकल टू v आ गया। हमें तो ये v2 को कट करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 1 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आ गया आपका 2v2 माइनस 2v1 इजिकल टू 2v, ठीक है। ये हो गया 2v2 प्लस v1, ठीक है, और इजिकल टू v। तो ये प्लस माइनस कर लो, प्लस माइनस कर लो, इसको ही प्लस माइनस कर लो, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और माइनस टू माइनस, तो ये माइनस के 3v1 आ जाएगा, माइनस के 3v1 आ गया, ठीक है। और इधर करो आप 2v माइनस v, तो इधर से आपके पास v आ गया, तो v1 इज इक्वल टू माइनस के माइनस v/3 आ जाएगा। तो v1 इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस v/3। आपको निकालना था कि इसकी काइनेटिक एनर्जी में कितना लॉस हो रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस अगर मैं निकालूं तो कितना होगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ऐसे ही लिख लेगा लॉस। तो इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो ये होगी हाफ m, और इसकी जो वेलोसिटी थी v का स्क्वायर माइनस हाफ m, और ये कितना आएगा v1 का स्क्वायर, तो v1 का स्क्वायर कर दिया। अब सॉल्व कर लो, देखो हाफ m v का स्क्वायर माइनस हाफ m, v1 की वैल्यू कितनी है माइनस v/3, तो माइनस v/3 का स्क्वायर करो। सॉल्व करके देखो तो हाफ m v स्क्वायर, तो हाफ m v स्क्वायर कॉमन ले लो तो ये 1 बचेगा, 1 माइनस हाफ m v स्क्वायर कॉमन ये आ गया, तो ये 1/n, 1/9, 3 3 9 करोगे 9 आ जाएगा, ठीक है। और सॉल्व करो तो 1/2 mv स्क्वायर क्या है, इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, तो ये इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आ गई। और 9 1 9, 9 माइनस 1 8/9, तो 8/9 ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो ऐसे आपको जब मैं शीट आपको प्रोवाइड करा दूंगा, शीट में आप देख लेना, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से उसमें मिल जाएगा। तो इसकी इसमें क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि इसकी कितनी काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा, तो कितनी काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा, देखो के आई माइनस के एफ निकाला आपने, तो कितना आ रहा है 8/9 के आई, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है आपकी, तो मतलब ठीक है। तो ये आपका आ गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, के आई माइनस के एफ,
तो के आई ज्यादा था, के एफ कम है, तभी ये पॉजिटिव आ रही है वैल्यू, है ना। के आई ज्यादा था, के एफ कम था, तभी ये वैल्यू आ रही है पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें लॉस हुआ है काइनेटिक एनर्जी का, है ना। तो ये आ गया आपका 89 के आई, ये इसका आंसर है। तो ये क्वेश्चंस मैंने बताए हैं, शीट आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा, 48 क्वेश्चंस हैं। तो ये क्वेश्चंस आपको करने हैं, ये बेसिक लेवल के क्वेश्चन हैं। और भी शीट कराऊंगा मैं जिसमें आपके अच्छे और क्वेश्चंस भी होंगे, ठीक है। तो ये है, और कुछ आपको कहना हो तो बताओ, बस आज के लिए इतना ही, ठीक है भाई।